गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं कल जो क्लास किया था हड़प्पा सभ्यता की, जहाँ तक मतलब यहाँ तक हम लोग कल कर लिए थे क्लास। जैसे हड़प्पा सभ्यता का समय बताए थे 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 मान्य है। यही जो है आपका मान्य है, हमेशा एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद जो कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को डेली देखें, प्रतिदिन देखें। अगर आप कोचिंग नहीं आ पाते तो इससे भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भी नहीं छूटेगा, कहीं भी आपको एक पॉइंट भी हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा भी सपना है कि हमारे स्टूडेंट्स का मार्क्स अधिक से अधिक आए। कहीं से भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं C14 यानी कार्बन कार्बन 14 मेथड। आज हम लोग करने वाले हैं कार्बन 14 मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो कार्बन कार्बन 14 होता है, जो C14 इसको हम लोग कहते हैं, C14 भी कह सकते हैं। और ये दो दोस्त होता है वो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कार्बन विधि कहलाती है। हम तिथि निर्धारण, किसी भी वस्तु का अगर हम तिथि निर्धारित कर रहे हैं कि वह कितना पुराना है और कितना साल पुराना है, उस प्रक्रिया को हम लोग C14 विधि कहा जा सकता है, यानी कहा जाता है। ठीक है, C14 विधि कहा जाता है। यानी इसका अगर परिभाषा लिखना है कि C14 क्या है, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी एफ लिबी द्वारा, यानी बी एफ लिबी जो रसायन शास्त्री हैं, रसायन क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही सब जांच करने वाला व्यक्ति जो है रासायनिक का ही होता है, केमिस्ट्री का ही होता है। तो रसायन शास्त्री जो है बी एफ लिबी देव 1946 ईस्वी में की थी। यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को C14 विधि कहा जाता है भाई। और इस विधि को खोज करने में जो है अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री जिनका नाम है बी एफ लिबिडो, 1946 में खोज किया गया था। C14 का खोज किसने किया? बी एफ लिबिडो 1946 में, जो अमेरिका की वैज्ञानिक हैं। तो इस तरह से सारे सवाल है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा मैं करा रहा हूँ, समझिए। तो आपका ये किताब है एनसीईआरटी। और इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 12 और 14 वस्तु हमारे कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसमें जो है दोनों सेम पाया जाता है, स्थिर रहता है। ठीक है, मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 स्थिर रहता है। जब आदमी मरेगा ना भाई, जब आदमी मरता है, देख लीजिए मैं आपको बताते हैं। जब मनुष्य, कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है हर मनुष्य या हर वस्तुओं में, तो मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में अगर आदमी मरे ना, तो C12 जो है स्थिर रहेगा, यह नहीं हिलेगा नहीं डुलेगा, जो है वही रह जाएगा। मगर मगर इसमें C14 जो है निरंतर क्षय होने लगता है, धीरे 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 उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है, पूरी तरह से धीरे 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 विनाश हो जाता है C14। और सी कार्बन, देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में जो है C14 और C12 दोनों पाया जाता है और ये दोनों स्थिर होता है, लेकिन मनुष्य जब मृत्यु होती है, मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में होती है, उस समय C12 स्थिर रहता है, C12 स्थिर रहता है और C14 जो है निरंतर क्षय होने लगता है। आगे करेंगे हम लोग सवाल। जो इसमें दिया हुआ है कि कार्बन का अर्ध आयु काल होता है 55 68, यानी 30 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 30 वर्ष का। ये हमेशा जो होता है दोस्त, वो होता है प्लस और माइनस में। ये क्या होता है? प्लस और माइनस में होता है, एक बार घटता है एक बार जुटता है। ठीक है, अर्थात इतने वर्ष में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। अर्थात इतने वर्ष में जो है 30 वर्ष में C14 की मात्रा क्या होती है? आधी रह जाती है। और इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है और इससे हम लोग वस्तु के काल को पता कर लेते हैं, यह जो है कितना पुराना वस्तु है। ठीक है, उसके बाद है जिस पदार्थ में कार्बन C की मात्रा कम होती है वह उतना प्राचीनतम पदार्थ माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु हो जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी, जितनी कार्बन की मात्रा C14 की मात्रा कम होगी, वह उतना प्राचीनतम माना जाएगा। मानते हैं एक घड़ा अगर धरती के अंदर से निकला,
अगर घड़ा जो है धरती के अंदर से निकला भाई, तो घड़ा को अगर चेक किए और ये बहुत ही पुराना, तो इसमें जितना C14 कम होगा वो उतना ये प्राचीनतम वस्तु होगी। ठीक है। उसके बाद है दोस्त, पदार्थ में C14 की क्षय प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। और ये जो क्षय होता है ना हमारे बॉडी में या कहीं भी, तो ये क्षय की प्रक्रिया C14 अगर विनाश हो रहा है तो विनाश होने की प्रक्रिया को कहा जाता है सी रेडियोधर्मिता। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता। क्वेश्चन आएगा रेडियोधर्मिता से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि पदार्थ में C12 और C14 होता है, और C14 जो है पदार्थ मरने के बाद या मृत्यु के बाद विनाश होने लगता है। क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है, क्षय होने लगता है। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता कहते हैं। कार्बन का अर्धआयु का आयु काल आएगा तो क्या लिखिएगा? 56, 68, 30 वर्ष। 30 वर्ष प्लस माइनस में होता है। C14 मनुष्य में विनाश होता है मृत्यु के बाद, और C12 क्या होता है? स्थिर रहता है। C12 क्या होता है? C12 स्थिर होता है। और 14 को स्थिर, 14 जो है C14, ये अगर विनाश हो रहा है इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। बहुत ही विचारधारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्यारा सा एनसीईआरटी का सवाल है। उसके बाद यहाँ पे है हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरण। हड़प्पा संस्कृति के भाग और चरण कितने हैं? जैसे हड़प्पा जो सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता की अवधि मोटे तौर पर 3 हिस्सों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता की अवधि मोटे तौर पर 3 हिस्सों में विभाजित है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में विभाजित है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। यह जो है आपका 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, ये पहला है। ठीक है, 3 में विभाजित है। तो पहला प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, और दूसरा है परिवक परिकव्य हड़प्पाई सभ्यता, ये 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। कितना? दूसरा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। अगर क्वेश्चन आएगा कि जो है हड़प्पा सभ्यता की अवधि कितने हिस्सों में है, तो ये 3 हिस्सों में है। वीडियो को बार बार आप देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। और तीनों हिस्सा का नाम है, पहला का प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 से 2600, और दूसरा है परिवक्त हड़प्पाई सभ्यता 2600 से 1900, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से 1300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत इस प्रकार से है, देख लीजिए। यहाँ खुदाई में मिली इमारतें, मृद भांड, औजारें, आभूषण, मूर्तियां, मोहरें इत्यादि मिले थे। मुख्य रूप से जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। और दयाराम साहनी किया था। और यह जो है रावी नदी के तट पे है। कहाँ है? रावी नदी के तट पे है। पाकिस्तान के माउंट आबू जिला में स्थित है। पिग पिगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी कई प्रकार से, जैसे कुम्हार का चाक हो गया, नानागर हो गया, श्रमिक आवास हो गया, माते देवी की मूर्ति, लकड़ी की उखली, लकड़ी का ताबूत, RS37 कब्रिस्तान, ये भी तो आता है एग्जाम में, RH37 कब्रिस्तान। उसके बाद हाथी का कपाल, स्वातिक चेन इत्यादि कई प्रकार से वस्तुएं जो हड़प्पा में भी प्राप्त हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा याद आता है मोहर को। मोहर सबसे ज्यादा मिले थे, यहाँ पे मोहर है। उसके बाद है हड़प्पा का, आगे नेक्स्ट करेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और क्षेत्रफल। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग जानना है हड़प्पा का विस्तार और क्षेत्र। उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगान। देखिए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपर, संघोल, बनावली,
बनावली, राखीगढ़ी, रंगपुर, धौलावीरा, लोथल आदि अनेक स्थान प्राप्त हुए थे। जब उत्खनन हुआ था हड़प्पा के, जब हड़प्पा में उत्खनन कराए थे दयाराम साहनी, तो उनको कई प्रकार के नगर मिले थे, जैसे मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, कालीबंगान का, रोपर का, संगोल का, बनावली का, राखीगढ़ी का, रंगपुर का, धौलावीरा का, लोथल आदि अनेक स्थान से प्राप्त हुए हैं ये सारे चीजें हड़प्पा का। उसके बाद है एक तो हड़प्पा का, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार जो है बाबू। जैसे देख लीजिए, यह एक मैप हम बना रहे हैं, जैसे इसमें नॉर्थ होता है, इसमें साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। हम सिर्फ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में जो है आपका मांडा है, मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है। उत्तर में क्या है लिख लीजिएगा सुनकर, मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद है दक्षिण में दैमावाद है। दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद है, ठीक है। दक्षिण में दाइमाबाद है जो प्रवार नदी के तट पे है, सुनकर भी लिख सकते हैं। दक्षिण में दाइमाबाद है जो प्रवार नदी के तट पे है। उसके बाद पूरब में आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के तट पे है। पूरब में क्या है, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पे है। उसके बाद है पश्चिम में सुत कांगेडोर जो दासक नदी के तट पे है। यहाँ पे लिखाएंगे हम लोग सुत कांगेडोर जो दासक नदी के तट पे है। ये हड़प्पा का मुख्य रूप से विस्तार है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके आधार पर पुरातात्विक ने यह मत व्यक्त किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तर भारत में गंगा घाट तक व्याप्त है। यह हमारा जो है विस्तार है, ठीक है। मुख्य रूप से जो हम ये बताया आपको बोलकर, ये दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमा। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की सीमा। तो उत्तरी सीमा रायखेल, गुमला घाटी, डाबर कोटा। यानी इसका उत्तर का सीमा क्या है, रायखेल, गुमला घाटी, डाबर कोटा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग दक्षिण भाग देखेंगे। दक्षिण भाग है मालवान, जिसको मालवान का मतलब ताप्ती नदी घाटी, भगवत राव नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी और ये भगवत राव के नाम से जाना जाएगा, और ताप्ती नदी घाटी जिसको मालवान के नाम से हम लोग जानते हैं। ये दक्षिणी भाग है। उसके बाद पूर्वी भाग जो है, पूर्वी सीमा जिसको हम आलमगीरपुर कहते हैं। पूर्व में क्या अभी हम बताएं, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। क्वेश्चन दबाए पूछा जाए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हिंडन नदी के किनारे। ये भी पूछा जाए कि आलमगीरपुर पूछा जाए कि आलमगीरपुर जो है हड़प्पा का किस भाग में है, तब बताएंगे हम लोग पूर्वी सीमा में। कहाँ है, पूर्वी सीमा में। क्लियर है। चलिए हम लोग पश्चिमी भाग को देखेंगे। पश्चिमी भाग है, हम लोग सब देख लिए। पश्चिमी भाग है यहाँ पे शुद्ध कांगेडोर। अभी हम बताए हैं आपको मैप में थोड़ा सा इस टाइप का करके। तो यहाँ पे जो मैप है, यहाँ पे आपको नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये वेस्ट में आपको सुत गेंगोडार है जो मकरान का समुद्री तट है। क्या है, मकरान का समुद्री तट है। और यह जो है दासक नदी पे है। कहाँ है, दासक नदी पे। तो ये मैंने कराया आपको इसका विस्तार। अब कुछ प्रमुख केंद्र भी इसका था। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे जम्मू में अखनूर एवं मांडा है। जम्मू में क्या है, अखनूर एवं मांडा है। और मांडा जो है चिनाब नदी पे बचा है। मांडा कहाँ है, चिनाब नदी पे है। यह है चिनाब नदी पे है मांडा। सब सुनना है आप लोगों को और लिखना भी है, ठीक है। तो उसके बाद है पंजाब जो भारत में ही है, पर इसका कुछ भाग हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जो जम्मू कश्मीर में अखनूर और मांडा के नाम से जानते हैं। पंजाब में, और पंजाब भारत में पड़ता है। भारत में जो है हड़प्पा का दो जगह है, रोपर और संथोल। फिर है पंजाब, ये भी पाकिस्तान में ही है, क्योंकि देखिए प्रांतीय जगह है, आधा पाकिस्तान के साइड में और आधा हम लोगों के साइड में। तो ये हो पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा। उसके बाद उसके बाद है उसके बाद गुजरात। क्या है, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोदरा,
मालवा रोपरी, ये गुजरात की जगह है, गुजरात में। पूछेंगे रंगपुर कहाँ है तो गुजरात में। लोथल पूछें कहाँ है, गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। मालवार रोवरी कहाँ है, गुजरात में। ये सारा सवाल पोस्ट जो है आप लोगों को सीपीटी बुक में जो दिया है वो दूसरा टाइप का दिया है, अलग अलग, लेकिन हम लोगों को याद यहाँ सिंपल तरीके से करना है। गुजरात में कौन कौन जगह है, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, मालवार, रोवरी। उसके बाद है राजस्थान में कालीबंगान। राजस्थान में क्या है, कालीबंगान। कालीबंगान पूछेगा कहाँ है तो कालीबंगान पूछ दिया कहाँ है तो राजस्थान में। कालीबंगान कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आएगा आलमगीरपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हरियाणा में मी तानथल, बनावली, राखीगढ़ी। ये तीन जगह है, मी तानथल, बनावली, राखीगढ़ी। ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। आगे नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। डाबरकोट बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। सुत का कोह पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। ये सारे क्वेश्चन उल्टा टाइप के आपको नजर आए। सुत का कोह पाकिस्तान बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान, डाबरकोट बलूचिस्तान। उसके बाद हम लोग ये पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा और है, जैसे यहाँ पे कि सिंधु, यानी सिंधु। सिंधु कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंधु पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, आली मुराद, चनहुद्रो आदि ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पे। पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, आलमी मुराद, चनहुद्रो। उसके बाद हम लोग करेंगे, थोड़ा और कर लेते हैं, जो है हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्वाह के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे। सबसे पहले निर्वाह यानी अपना जीवन यापन कैसे करते थे, तो पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, मांस मछली भी खाते थे। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल, तेल आदि खाद्य पदार्थ था वहाँ का। पेड़ पौधे से उत्पाद करते थे, मांस मछली भी खाते थे, और ये सारा जो है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल, तिल इत्यादि उगाते भी थे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों से प्राप्त मांस आदि सेवन करते थे। ये लोग मछली का सेवन भी करते थे। हड़प्पा स्थलों से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, चावल आदि अनाज के दाने प्राप्त हुए। और ये सबसे ये पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे कई प्रकार के पेड़ पौधे से भोजन उत्पादन करते थे और मांस भी खाते थे, जानवरों का मांस भी खाते थे आदि सेवन करते थे। ये लोग मछली का भी बहुत शौकीन थे, मछली भी खाते थे। हड़प्पा स्थलों से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल आदि अनाज के दाने प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास आज एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं, कुछ आपसे कुछ हमसे आप सीखेंगे। बस यही पढ़ाई होता है, यही होता है शिक्षा। चलिए।